हेलो फ्रेंड, हिंदी पेडागॉजी से संबंधित यह मेरा फर्स्ट पार्ट है एवं अन्य पार्ट भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं विषय की ओर। दिया गया है फर्स्ट है, हम देखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं स्वर, व्यंजन, अक्षर एवं वर्तनी। इसमें दिया गया है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वे वर्ण कहलाते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के जैसे कि आ, ई, उ, का, ख, ग इत्यादि है। वर्ण के समूह या समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में वर्णमाला दो भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला कितने भागों में विभक्त है? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से निकलती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर एवं संधि स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि। दूसरा है संधि स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर में क्या है? जिनके उच्चारण में क्या होता है? मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर वे स्वर जो सजाती स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि दिया गया है ये आ, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर आ रहेगा, ई के जगह आ रहेगा, आ। यहाँ पर आ प्लस आ बराबर आएगा बड़ा आ। ई प्लस ई, इसका ई का आएगा बड़ा ई, और इसी प्रकार जो है उ प्लस उ का बड़ा उ। इसके बाद है दूसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ प्लस ई बढ़कर जुड़कर क्या बनता है? ए। आ प्लस ए जुड़कर क्या बनता है? ए। इसी प्रकार जो है आ प्लस उ जुड़कर ओ बनता है और आ प्लस ओ जुड़कर औ बनता है। ये हो जाए संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकते हैं। इनमें से फर्स्ट है अग्रस्वर। उच्चारण की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। जिह्वा मतलब जीभ का जो अग्रभाग है ऊपर उठता है, उसे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे कि ई, ए, ऐ, इन इस प्रकार से हैं। इसको है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का समान अवस्था में रहती है, जिह्वा का जो है जिह्वा जो क्या रहता है? समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, जीव का जो जिह्वा मतलब जीभ जो है समान अवस्था में रहती है, उनको क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर कहलाते हैं। अगला है तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जो पश्च भाग जो है ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, उ, ओ, औ। अगला है व्यंजन। अगला टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से नहीं निकलती हैं, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए नहीं उच्चारित हो सकती है, जैसे कि का निर्माण जो है का प्लस आ से हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? का ही बोलते हैं। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अनुनासिक व्यंजन, तीसरा अंतस्थ व्यंजन, चौथा है ऊष्म व्यंजन,
पांचवा है उच्छिप्त व्यंजन, छठवा क्या है संयुक्त व्यंजन। देखते हैं समानतः व्यंजन जो 6 प्रकार के होते हैं इसमें से फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर माँ तक 25 जो है क्या है व्यंजन स्पर्श करते हैं। का से लेकर माँ तक 25 व्यंजन जो है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। टा से ना तक टा वर्ग, ठीक, पा से माँ तक पा वर्ग, इस प्रकार से जो है 5-5 के ग्रुपों में बांटा गया है। अगला है अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है नासिका मार्ग से निकलती है अनुनासिक व्यंजन कहलाती है, जैसे कि अंगा, या, ना, म, ये जो है क्या है अनुनासिक व्यंजन है। जिन शब्द के उच्चारण में जो है हमारे नाक के बाहर जो बोलते हैं ना उसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अंगा, या, ना, म, ये क्या है अनुनासिक व्यंजन है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख बहुत संकुचित हो जाता है, जिन व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है मुख जो बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाले ध्वनि अंतस्थ कहलाती है। जैसे कि है य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन है। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसी होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि सा और हा, ये क्या है ऊष्म व्यंजन है। जिसमें हमें जैसे कि ठंड लगती है तो सिसकते हुए स करते रहते हैं, इसी प्रकार जो है ये शब्द भी है सा और हा, ये क्या है ऊष्म व्यंजन है। अगला है उच्छिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक जो है तालु को छूकर झटके से हट जाती हैं उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कि इड़ा, अड़ा उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन क्या है व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक जो है तालु को छूकर झटके से हट जाती हैं उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे दिया गया है अड़ा उच्छिप्त व्यंजन है। अगला है संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें क्या करना पड़ता है अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दिया गया है का प्लस सा, ये जुड़कर क्या बना है अच्छा, का प्लस सा ये जुड़कर क्या बना अच्छा। अब उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो का प्लस चा होना चाहिए छात्री छा, किंतु इसका बराबर मतलब छा होना चाहिए, ये नहीं होता है, का प्लस सा जुड़ता है और अच्छा बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो ता में रा जुड़कर त्रा बनता है, ठीक है। अगला है व्यंजनों का उच्चारण। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है दिया गया है। फर्स्ट है कोमल तालव्य व्यंजन। कोमल तालव्य व्यंजन क्या है संस्कृत में इन्हें कंठ्य व्यंजन कहा गया है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है कोमल तालव्य या कंठ्य ध्वनिया व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि इनके अंतर्गत है कोमल तालव्य व्यंजन के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा कोमल तालव्य व्यंजन है। अगला क्या है सेकंड है तालव्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जिह्वा का जो अग्रभाग है कठोर तालु को स्पर्श करते तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि दिया गया है कि च, छ, ज, झ, या और श या तालव्य व्यंजन है, ठीक है। अगला है 3 मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। कठोर तालु के मध्य का भाग क्या कहलाता है मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दिया गया है ट, ठ, ड, ढ,
ना मूर्धन्य व्यंजन, ये सभी क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। अगला है चौथा में दिया गया है दंत्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। त, थ, द, ध, स दंत्य व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न बोलता हूँ। अगला पॉइंट है 5 ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओठ जो है कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, उसको हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, जैसे कि प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अगला है दंत्योष्ठ्य व्यंजन। क्या है, अगला छठवा है दंत्योष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठों दांतों से स्पर्श करता है दंत्योष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। दिया गया है वह दंत्योष्ठ्य व्यंजन है। अगला है सातवां वर्तस्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों वर्तस्य का स्पर्श करती है वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि न, र, ला। हमारा जीव है जो ऊपर तालु को स्पर्श करता है उसको क्या करते हैं, वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। अगला है 8वें नंबर पे स्वर यंत्रमुखी। क्या है, स्वर यंत्रमुखी या इसको क्या बोलते हैं, कंकलीय व्यंजन बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है स्वर यंत्र व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि ह। अगला है दिया है वर्तनी। वर्तनी किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम और जिस रूप से उच्चारित किया जाता है उसी क्रम और उसी रूप से लेखन की रीति को वर्तनी कहते हैं। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है, अतः उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। शब्दों की वर्तनी में जो है अशुद्धि क्या है, 2 प्रकार की होती है। इनमें दिया गया फर्स्ट है वर्ण संबंधी और शब्द रचना संबंधी। ठीक है। वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, ये वर्ण संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत पुनः 2 प्रकार की अवस्था होती है, जिनमें से फर्स्ट है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ और दूसरा है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इसके बाद है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। अवर्तनी, कुछ अवर्तनियों का उदाहरण दिया गया है जिनमें से शुद्ध अशुद्ध दिया गया है। हम इस प्रकार से अंगूर लिख देते हैं, ये इस प्रकार से अंगूर लिखा हुआ क्या होता है, ये उच्चारण हम अंगूर ही कहेंगे, मगर शुद्ध रूप से किसको लिखेंगे, इसको अंगूर शुद्ध रूप से ये इस प्रकार रहेगा। इस प्रकार ये सभी है सिंह सिंह, अलंकार अलंकार, अंश अंश, अंजलि अंजलि, कंधा कंधा। ठीक है। इस प्रकार जो है इन सभी व्यंजनों एवं दंतोष्ठ व्यंजन वर्तस्य व्यंजन इन सभी का उच्चारण जो खुद अपने आप से करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे, आपको पुनः इसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी इनमें दिए गए जैसे कि पापा वा माँ ओंठस्थ व्यंजन है, ओंठ मिलेगा मतलब ये ओंठस्थ, आप एक बार में ही जान जाओगे। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।